तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं द राइड नाम की इस मूवी के तीसरे पार्ट के बारे में। 2 पार्ट हमें देखने को मिल चुके हैं और तीसरे का हम एक तरह से इंतज़ार कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसके तीसरे पार्ट के बारे में पूरी जानकारी आपको बताएंगे, इसके प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग के बारे में। तो वीडियो को लाइक कर दें। अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। जिसे द रेड रिटेलिएशन के नाम से भी जाना जाता है, 2014 की एक इंडोनेशियाई एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे वेल्श फिल्म निर्माता गैरेट इवांस ने लिखा, निर्देशित और संपादित किया है। 8, 9, 10 यह 2011 की फिल्म द रेड का सीक्वल है और इसमें इको उवैस, आरिफिन पुत्रा, ओका अंतरा, टियो पाकुसादेवो, एलेक्स अब्बद, जूली एस्टेले, रयूही मात्सुरा, केनिची एंडो और काजुकी कितामुरा ने अभिनय किया है। फिल्म में रामा को जकार्ता के आपराधिक अंडरवर्ल्ड के अपराधी परिवारों के साथ मिलीभगत करने वाले भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों को उजागर करने के लिए भेजा जाता है। इवांस की पिछली फिल्मों मेरेंटो और द रेड की तरह लड़ाई के दृश्य इंडोनेशियाई लड़ाई शैली पेनकेक सिलाट को प्रदर्शित करते हैं। यह फिल्म 28 मार्च 2014 को सोनी पिक्चर्स क्लासिक्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रिलीज की गई, जहां इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। कथानक: पिछली फिल्म में पुलिस अधिकारी रामा और उसके अपराधी भाई एंडी द्वारा माफिया सरगना तामा को मार गिराने के कुछ घंटों बाद एंडी कुछ समय के लिए तामा के मुख्यालय पर नियंत्रण कर लेता है और बाद में भ्रष्ट पुलिस कमिश्नर रेजा के आदेश पर बेजो नामक एक प्रतिद्वंद्वी अपराधी सरगना द्वारा उसे पकड़ लिया जाता है और मार दिया जाता है। इस बीच रामा बचे हुए लोगों, सार्जेंट बोवो और लेफ्टिनेंट वाहू को एक गुप्त आंतरिक जांच इकाई के प्रमुख लेफ्टिनेंट बुनावर से मिलने के लिए लाता है। बुनावर बोवो को इलाज के लिए भेज देता है और वाहू को मार डालता है। हैरान रामा को समझाता है कि पकड़े जाने की स्थिति में वाहू उनकी पहचान उजागर कर देगा, जिससे उनका पूरा अभियान प्रभावित हो जाएगा। लेफ्टिनेंट बुनावर रामा से वादा करता है कि यह उसके परिवार को सुरक्षित रखने का एकमात्र तरीका होगा। रामा पहले तो मना कर देता है, लेकिन एंडी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद सहमत हो जाता है। लेफ्टिनेंट बुनावर रामा को बांगुन के संगठन में घुसपैठ करने का काम सौंपता है और रामा को बांगुन के इकलौते और अनियंत्रित बेटे उको का विश्वास जीतने का सुझाव देता है, जो इस समय जेल में है। छद्म नाम युदा का उपयोग करते हुए रामा जानबूझकर गिरफ्तार हो जाता है और उसे उको के साथ उसी जेल में डाल दिया जाता है। रामा अपनी हत्या को छिपाने के लिए किए गए हिंसक दंगे के दौरान उको की जान बचाकर सफलतापूर्वक उसका विश्वास जीत लेता है। 2 साल बाद रामा को जेल से रिहा कर दिया जाता है और उको उसे बांगुन से मिलने के लिए ले जाता है, जो कृतज्ञता के कारण रामा को काम पर रखता है, लेकिन उसके कपड़े उतारे जाने और रिकॉर्डिंग उपकरण की जांच करने से पहले नहीं। बांगुन का पूरा विश्वास जीतने के बाद रामा को टोपन नामक एक स्थानीय अश्लीलता डीलर से जबरन वसूली करने में उको की सहायता करने के लिए भेजा जाता है, जो उसके साथ लड़ाई करता है। विजयी होकर रामा एक स्थानीय कराओके क्लब में उको से मिलता है, जहां उको नशे में यह स्वीकार करता है कि वह अपने पिता के संगठन में अपनी सीमित भूमिका से निराश है और सोचता है कि वह परिवार के बड़े संचालन में शामिल होने का हकदार है। विचलित होकर यूको एक कराओके एस्कॉर्ट को हिंसक रूप से परेशान करता है। रामा इस अवसर का उपयोग यूको के बटुए में चुपके से एक बग लगाने के लिए करता है। इस घटना के दौरान बांगुन के सबसे बड़े प्रवर्तक प्रकोसो को बेजो के गिरोहों से परिवार के क्षेत्रों की रक्षा करने के लिए भेजा जाता है। अगले दिन वह अपनी अलग हो चुकी पत्नी से एक रेस्तरां में मिलता है, जहां यह पता चलता है कि अगर प्रकोसो अपने आपराधिक जीवन को त्याग नहीं देता है तो वह तलाक के लिए अर्जी दायर करेगी। कुछ दिनों बाद यूको गुप्त रूप से अपने प्रतिद्वंद्वी बेजो से मिलता है, जो जकार्ता से याकूजा को बाहर निकालने की उसकी साजिश को साझा करता है। बेजो यूको को एक बॉक्स कटर देता है और जेल दंगा हत्या के प्रयास के लिए जिम्मेदार पकड़े गए गिरोह के सदस्यों को बातचीत के लिए पेश करता है। फिर दोनों ने बांगुन और गोटो के बीच एक गिरोह युद्ध शुरू करने की योजना बनाई, जिसमें यूको मूर्खतापूर्ण तरीके से यह मानता है कि वह अपने पिता के सामने अपनी योग्यता साबित कर सकता है
और साथ ही बेजो को गोटो के क्षेत्र पर स्वतंत्र शासन भी दे सकता है। इस प्रकार पुलिस आयुक्त रेजा के समर्थन से जकार्ता के आपराधिक अंडरवर्ल्ड में शांति के एक नए युग की शुरुआत कर सकता है। इसके बाद यूको बांगुन के सबसे वफादार हिटमैन प्रकोसो को अपने साथ शामिल होने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसे अपना गुस्सा शांत करने और बांगुन के सामने सम्मानपूर्वक अपनी योग्यता साबित करने के लिए कहा जाता है, यूको निराश होकर क्लब छोड़ देता है क्योंकि बेजो के गुंडे वहां आ जाते हैं। प्रकोसो बदमाशों से अपना बचाव करता है, लगभग भागने की कोशिश करता है, लेकिन बेजो के शीर्ष प्रवर्तक हत्यारे के हाथों मारा जाता है। यूको बांगुन को यह समझाने की कोशिश करता है कि प्रकोसो की मौत गोटो के आदमियों के कारण हुई थी, लेकिन बांगुन जवाबी कार्रवाई करने से इनकार कर देता है। निराश होकर यूको बेजो से कहता है कि वह अपने 2 हिटमैन भाई बहन हैमर गर्ल और बेसबॉल बैटमैन से गोटो के कई आदमियों को मार डाले। जब बांगुन और गोटो स्थिति पर चर्चा करने के लिए मिलते हैं, लेखक निर्देशक गैरेट इवांस ने द रेड के बॉक्स ऑफिस पर हिट होने के बाद सीक्वल बनाने का फैसला किया। 12 उन्होंने इसे 2009 में लिखी अपनी एक पटकथा बेरंडल के लिए धन प्राप्त करने के अवसर के रूप में देखा, जिसके लिए उन्हें 2 साल तक धन जुटाने में परेशानी हुई थी। 12-13 बेरंडल की कल्पना मूल रूप से एक स्टैंडअलोन एक्शन ड्रामा फिल्म के रूप में की गई थी, जिसमें बड़े एक्शन दृश्य शामिल है, और इवांस के अनुसार यह एक युवा लड़के की कहानी बताती है जो जेल जाता है, एक माफिया सरगना के बेटे से दोस्ती करता है, बाहर आता है, एक प्रवर्तक के रूप में उसके साथ जुड़ जाता है और फिर उसे एक गिरोह युद्ध से बचना पड़ता है। 12-13 द रेड के बाद इवांस ने इसकी कहानी को पहली फिल्म के साथ जोड़ने के लिए बेरंडल की पटकथा को महत्वपूर्ण रूप से फिर से लिखना शुरू किया। कास्टिंग और फिल्मांकन। जूली एस्टेले को दिसंबर 2012 में हैमर गर्ल के रूप में लिया गया था। इवांस ने यह भी ट्वीट किया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध सिलाट व्यवसायी सेसेप आरिफ रहमान को भी फिल्म में एक प्रमुख भूमिका दी गई थी। 14 मार्शा टिमोथी, माथियास मुचस, टियो पाकुसादेवो और एलेक्स अब्बाद, जिन्होंने मेरेंटो में इवांस के साथ काम किया था, उन्हें भी फिल्म में लिया गया था। 14 जापानी अभिनेता मात्सुरा रयुहेई, तबू और नाना में उनकी भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं। केनिची एंडो, क्रोज जीरो 2 और डेड और अलाइव 2 बर्ड्स में उनकी भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं, और कितामुरा काजुकी, यंग ठग्स, इनोसेंट ब्लर, डेड और अलाइव और ले लाइन्स में उनकी भूमिकाओं के लिए जाने जाते। इवांस ने ट्विटर पर यह भी खुलासा किया कि यायन रूहियन, जिन्होंने द रेड में मैड डॉग की भूमिका निभाई थी, अगली कड़ी में प्रकोसो नामक एक नए किरदार के रूप में लौटेंगे। 16 जो बांगुन का हथियार चलाने वाला मुख्य हत्यारा है। उन्होंने दावा किया कि वे रूहियन की भागीदारी के बिना कोई मार्शल आर्ट फिल्म नहीं करेंगे। 17 रूहियन, जो फिल्म के कोरियोग्राफर है, ने एस्टेले को पेनकेक सिलाट का प्रशिक्षण भी दिया है। 18 जनवरी 2013 में पीटी मेरेंटो फिल्म्स और एक्सवाईजेड फिल्म्स ने उत्पादन शुरू होने की घोषणा की। 19, 20, 21 फिल्मांकन प्रक्रिया में लगभग 7 महीने लगे और जुलाई 2013 में समाप्त हुआ। 22 फिल्म के मुख्य छायाकार मैट फ्लेनरी ने ट्वीट किया कि पीछा करने वाले दृश्य के परीक्षण शूट में कम से कम 3 रेड कैमरों का इस्तेमाल किया गया था। 23-24 गैरेट इवांस ने उल्लेख किया कि वे 95% शूट के लिए रेड स्कारलेट, धीमी गति के लिए एपिक और कार का पीछा करने के दौरान त्वरित कट के लिए GoPro 3 का उपयोग कर रहे थे। 25 विपणन 6 नवंबर 2013 को ट्विच फिल्म पर एक टीजर ट्रेलर जारी किया गया था। 26 हॉलीवुड रिपोर्टर ने कहा कि ट्रेलर अधिकांश हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर्स की तुलना में अधिक एक्शन को उजागर करता है। 27 एक लंबा इंडोनेशियाई ट्रेलर 31 दिसंबर 2013 को जारी किया गया था। 28 अमेरिकी ट्रेलर 21 जनवरी 2014 को जारी किया गया था। 29, 30, 31, 32, 26 मार्च 2014 को एक हटाए गए दृश्य शीर्षक गैंग वॉर दिया गया,
को फिल्म को बढ़ावा देने के लिए जारी किया गया था। 33 अंतर्राष्ट्रीय रिलीज। फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेल्यूलाइड नाइटमेयर्स के माध्यम से विपणन किया गया, जो अमेरिका स्थित एक्सवाइजेड फिल्म्स और फ्रांस के सेल्यूलाइड ड्रीम्स के बीच एक साझेदारी थी। 34-35 सोनी पिक्चर्स वर्ल्डवाइड एक्विजिशन ने संयुक्त राज्य अमेरिका, 5 लैटिन अमेरिका और स्पेन के लिए फिल्म के वितरण अधिकार हासिल किए और जापान के लिए काडोकावा पिक्चर्स ने 6 अन्य देशों के वितरण अधिकार कनाडा और यूनाइटेड किंगडम के लिए इवन एंटरटेनमेंट को बेचे गए। जर्मनी, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के लिए कोच मीडिया, तुर्की के लिए कैलिनोस फिल्म्स, चीन के लिए एचजीसी और ऑस्ट्रेलिया के लिए मैडमैन एंटरटेनमेंट। 35-36 मुक्त करना। 14 मार्च 2014 को न्यूयॉर्क शहर में स्क्रीनिंग के दौरान ली गई इको उवैस की एक तस्वीर। 17 मार्च 2014 को न्यूयॉर्क शहर में द रेड 2 के प्रीमियर पर इको उवैस फिल्म का विश्व प्रीमियर 21 जनवरी 2014 को सनडांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। 37 इसे 10 मार्च 2014 को साउथ बाय साउथवेस्ट में भी दिखाया गया। 38 और 14 मार्च 2014 को ART इंडोनेशिया आर्ट्स फेस्टिवल में। 39 11 अप्रैल 2014 को व्यापक रिलीज के बाद कम रिटर्न के कारण अधिकांश सिनेमाघरों ने एक सप्ताह बाद फिल्म को बंद कर दिया। यह पहली फिल्म के नाट्य प्रदर्शन के दौरान हुई घटना के समान था। 40 सेंसरशिप। पड़ोसी मलेशिया में रेड 2 पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। 41 यह फिल्म 28 मार्च को मलेशियाई स्क्रीन पर आने वाली थी, लेकिन इसकी अत्यधिक हिंसा के कारण इसे देश में कहीं भी नहीं दिखाया गया। 42 इंडोनेशियाई राजनीतिज्ञ और पूर्व आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ प्रमोनो एडी विबोवो ने इस फैसले की आलोचना की और स्पष्टीकरण की मांग की। उन्होंने इंडोनेशियाई विदेश मंत्रालय से मलेशियाई सरकार के साथ अपने मध्यस्थता कार्य को सक्रिय रूप से करने के लिए कहा। 43 यूएस रिलीज को MPA द्वारा पूरी तरह से खूनी हिंसा, कामुकता और भाषा के लिए R रेटिंग दी गई थी। 44 जिसमें ग्राफिक हिंसा के कुछ फ्रेम काटे गए थे। निर्देशक इवांस ने कहा कि कट बहुत कम है और उनके मूल कट के समान है। 45-46 फिल्म को जापान में 4 मिनट की कट के साथ A15 रेटिंग मिली और टोक्यो महानगरीय क्षेत्र में प्रदर्शित किए गए बिना काटे संस्करण को A18 रेटिंग मिली। 47 स्वागत। बॉक्स ऑफिस। इंडोनेशिया में फिल्म ने 2014 में बॉक्स ऑफिस पर 434,272 टिकट बेचे। 48 विदेशों में फिल्म ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में 2,627,209 की कमाई की। 49 जापान में इसने बॉक्स ऑफिस पर 22 जापानीज येन मिलियन $2,07,655 की कमाई की। 50 इंडोनेशिया के बाहर अन्य विदेशी क्षेत्रों में फिल्म ने 3,939,707 की कमाई की। 51 इंडोनेशिया के बाहर कुल 6,774,571 की कमाई की। होम मीडिया। संयुक्त राज्य अमेरिका में फिल्म ने अप्रैल 2022 तक भौतिक DVD और ब्लूरे बिक्री से $4.14 मिलियन की कमाई की। 52 यूनाइटेड किंगडम में द रेड 2 होम वीडियो पर 2015 की सबसे अधिक बिकने वाली विदेशी भाषा की फिल्म थी। इस बीच रामा पर अचानक रेजा के भ्रष्ट पुलिस द्वारा हमला किया जाता है, लेकिन वह उन्हें हराने में कामयाब हो जाता है। हमले से उबरने के दौरान रामा को तत्काल बांगुन के सलाहकार एका द्वारा बांगुन के कार्यालय में बुलाया जाता है। इससे पहले कि रामा बांगुन के कार्यालय में पहुंचता, बेजो हत्यारे और गुंडों की भीड़ के साथ पहुंच जाता है। उको अंततः अपने पिता की हत्या करके और एका को घायल करके अपने विश्वासघात का खुलासा करता है। इससे पहले कि बेजो एका को खत्म कर पाता, रामा हस्तक्षेप करता है, जिससे एका को भागने का मौका मिल जाता है, लेकिन हत्यारे द्वारा उसे वश में कर लिया जाता है और उसे मार डालने के लिए ले जाया जाता है। एका एक हिंसक कार का पीछा करके रामा को बचाता है, लेकिन इस प्रक्रिया में गंभीर रूप से घायल हो जाता है। रामा के जाने से पहले
एका रामा को बताता है कि उसे हमेशा से पता था कि रामा गुप्त रूप से काम कर रहा था। इस बीच गोटो का गुर्गा रयूची गोटो को उको के विश्वासघात के बारे में बताता है और यह भी कि रेजा बेजो और उको से मिल रहा है। इस विश्वासघात से क्रोधित होकर गोटो सभी शामिल अपराधियों पर युद्ध की घोषणा करता है। बेजो के रेस्टोरेंट के बाहर रामा लेफ्टिनेंट बुनावर को फोन करता है। वह रामा को बताता है कि एका ने अपने पुलिस कर्तव्यों को छोड़ दिया है और उसके सलाहकार के रूप में बांगुन के साथ रहना चुना है। बुनावर रामा को यह भी चेतावनी देता है कि बुनावर के सीधे वरिष्ठ की हत्या के बाद एक गिरोह युद्ध शुरू हो गया था। वह रामा को रेजा, बेजो और यूको के बीच बैठक स्थल के बारे में भी बताता है। बुनावर से बात करने से पहले रामा को आश्वासन मिलता है कि उसका परिवार सुरक्षित है। अपने पिता की हत्या के बाद भी सहमा हुआ यूको को अपने बटुए में रामा का कीड़ा मिलता है। फिर वह यह भी देखता है कि बेजो के पास कैदी हत्यारे बेनी जैसा ही टैटू है। आखिरकार उसे एहसास होता है कि बेजो ने उसे मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया है। रामा बेजो के रेस्तरां पर हमला करता है और बेजो के कई गुर्गों को बेरहमी से मार गिराता है, जिसमें हैमर गर्ल और बेसबॉल बैटमैन शामिल है। फिर वह हत्यारे से मिलता है, जिसे वह आखिरकार एक अविश्वसनीय रूप से तीव्र, क्रूर और खूनी लड़ाई के बाद हरा देता है। रामा आखिरकार बेजो के पास पहुंचता है और मीटिंग में बाधा डालता है। बेजो रामा से निपटने के लिए एक शॉटगन निकालता है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है। फिर कमिश्नर रेजा को मदद के लिए बुलाता है और उसकी दिशा में एक शॉटगन फेंकने का प्रयास करता है। इसके बजाय यूको इसे रोक लेता है, जो रेजा और बेजो को गोली मारने के लिए मुड़ता है। अपने अधिकांश दुश्मनों को खत्म करने के अवसर के रूप में इसे देखते हुए यूको रामा पर गोली चलाना शुरू कर देता है। हालांकि सफल होने से कुछ सेकंड पहले रामा हत्यारे के करम्बिट को यूको पर फेंक देता है, जो उसके चेहरे पर लग जाता है और उसे कुछ पल के लिए स्तब्ध कर देता है। रामा अवसर का लाभ उठाता है, अपने छिपने की जगह से छलांग लगाता है और यूको को घातक रूप से घायल कर देता है। लड़ाई के बाद कमजोर और थका हुआ रामा लंगड़ाते हुए परिसर से दूर चला जाता है और गोटो के आदमियों का सामना करता है, जिनका नेतृत्व गोटो का बेटा केइची कर रहा है, जिन्हें मीटिंग पर हमला करने के लिए भेजा गया था। जब लेफ्टिनेंट बुनावर साइट पर जाता है, तो केइची मुस्कुराता है और चुपचाप रामा को एक सौदा पेश करता है, जो एक निश्चित जवाब देता है, नहीं, मैं खत्म हो गया। गालना इको उवैस रामा युदा के रूप में पहली फिल्म के नामांकित छापे के 3 जीवित पुलिस अधिकारियों में से एक और एक विशेष बल सदस्य जो अंडरकवर एजेंट बन गया। उनका उपनाम युदा उनकी पहली फिल्म मेरेंटो में उवैस के चरित्र का संदर्भ है। अरिफिन पुत्रा यूको एक शातिर, गुस्सैल गुंडा जो बांगुन का बेटा और वारिस है। 11 ओका अंतरा एका बांगुन का सलाहकार जो अपना एक रहस्य रखता है। टियो पाकुसदेवो बांगुन एक कुख्यात सरगना जो जकार्ता के अंडरवर्ल्ड पर नियंत्रण रखने वाले 2 माफिया सरगनाओं में से एक है। एलेक्स अब्बाद बेजो एक स्वनिर्मित जकार्ता अपराध सरगना जो स्वयं को बहुत महत्वाकांक्षी मानता है। जूली एस्टेले एलिसिया हैमर गर्ल के रूप में एक निर्दयी हत्यारा जो पंजे वाले हथौड़ों को अपने खास हथियार के रूप में इस्तेमाल करती है। वह बहरी है और बाद में पता चला कि उसकी एक आंख नहीं है। यही कारण है कि वह हर समय धूप का चश्मा पहनती है। केनिची एंडो हिदेकी गोटो जापानी हेपर्न गोटो हिदेकी गोटो परिवार का संस्थापक और मुखिया ओयाबुन कुमीचो जो जापान का एक शक्तिशाली याकुजा परिवार है और जकार्ता के अंडरवर्ल्ड पर नियंत्रण रखने वाले 2 माफिया सरगनाओं में से एक है। रयुहेई मात्सुदा केइची गोटो जापानी हेपर्न गोटो केइची के रूप में गोटो के बेटे और वारिस। काजुकी कितामुरा रयुइची के रूप में जापानी हेपर्न रयुइची गोटो के लेफ्टिनेंट ए और दुभाषियान प्रकोसो के रूप में यायान रूहियन बांगुन का सबसे वफादार और समर्पित हिटमैन। सेसेप आरिफ रहमान
द एसेसिन, बेजो का शीर्ष प्रवर्तक जो करम्बिट को अपने प्रमुख हथियार के रूप में प्रयोग करता है। वेरी ट्राई यूलिसमैन, आईडी, बेसबॉल बैटमैन के रूप में, एलिसिया का भाई और बेजो के शीर्ष 3 हिटमैन में से एक। कोक सिम्बारा, आईडी बुनावर के रूप में, आंतरिक जांच इकाई का प्रमुख जो पुलिस भीड़ की मिलीभगत को खत्म करने के लिए रामा को भर्ती करता है। रॉय मार्टन, रेजा, एक भ्रष्ट उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारी जो गोटो से संबद्ध है, लेकिन जिसे बेजो अपनी विस्तार योजनाओं में खरीदना चाहता है। एपी कुसनंदर, आईडी, टोपन के रूप में, बांगुन के क्षेत्र में एक अवैध पोर्न डेन का संचालक, जिसे तब दौरा पड़ता है जब यह खबर फैलती है कि उसने ड्रग व्यवसाय में विस्तार किया है। जैक ली बेनी, जेल में यूको का सहयोगी जो उसके विश्वासघात करता है। डोनी अलमस्याह, एनडी, रामा का गैंगस्टर भाई जिसे बेजो द्वारा मार दिया जाता है। टेगर सात्रिया, आईडी बोवो के रूप में, रामा के सहयोगी और पहली फिल्म के नामांकित छापे के 3 जीवित अधिकारियों में से एक। एलेन ओ वाह्यू, भ्रष्ट लेफ्टिनेंट तथा प्रथम फिल्म के छापे में जीवित बचे 3 अधिकारियों में से एक। मार्शा टिमोथी, आईडी, द्वी के रूप में, प्रकोसो की अलग हुई पत्नी। अन्य कलाकारों में हेंकी सोलेमन और फिखा इफेंडी शामिल है, जो क्रमशः रामा के पिता और पत्नी ईसा की अपनी भूमिकाएं दोहराते हैं। डेडी सुतोमो और पोंग हार्डजाटमो क्रमशः मध्यस्थ और पुलिस आयुक्त की भूमिका में कैमियो करते हैं। जनवरी 2022 तक 175 समीक्षाओं के आधार पर समीक्षा एकत्रीकरण वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर फिल्म की स्वीकृति रेटिंग 82% है, जिसकी औसत रेटिंग 7.50/10 है। साइट की आम सहमति बताती है, हालांकि इसकी उच्च ऊर्जा वाली साजिश और अत्यधिक हिंसा शैली के प्रशंसकों के साथ बेहतर खेल सकती है। द रेड 2 निश्चित रूप से दर्शकों को अपने पूर्ववर्ती के बारे में पसंद की गई हर चीज से अधिक प्रदान करती है। 54 मेटाक्रिटिक पर 34 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर फिल्म का भारित औसत स्कोर 100 में से 71 है, जो आम तौर पर अनुकूल समीक्षा दर्शाता है। 55 सनडांस में अपने विश्व प्रीमियर के दौरान द रेड 2 को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। लॉस एंजल्स टाइम्स के मार्क ओल्सन ने बताया कि स्क्रीनिंग ने सोशल मीडिया पर फिल्म के लिए उत्साह और जोश का विस्फोट किया। 56 3 आउट ऑफ 5 मिश्रित समीक्षा में वेबसाइट अवार्ड्स सर्किट के जॉय मैगिडसन ने लिखा कि वह द रेड 2 में प्रदर्शित निर्देशन कौशल की सराहना करते हैं, लेकिन एक निश्चित बिंदु पर सभी लड़ाई और हत्याएं मेरे लिए बहुत अधिक हो गईं। मैं फिल्म की सिफारिश कर रहा हूं, लेकिन पिछली फिल्म की तरह नहीं। 57 उन्होंने कहा कि हालांकि यह सिफारिश के लायक पर्याप्त रचनात्मक है, लेकिन इसमें पहली फिल्म की मौलिकता का अभाव है, और निष्कर्ष निकाला कि द रेड 2 शैली के प्रशंसकों को प्रसन्न करेगी, लेकिन कई अन्य लोगों को प्रभावित नहीं कर सकती है। 57 द गार्डियन के पीटर ब्रैडशॉ ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिए और लिखा कि इसमें पहले रेड की तरह बिल्कुल नयापन नहीं है और कथानक थोड़ा अनावश्यक है, लेकिन इस फॉलोअप की सरासर तबाही सहनशक्ति वास्तव में चौंका देने वाली है। 58 द गार्डियन के हेनरी बार्न्स ने इसे 5 में से 3 स्टार दिए। उन्होंने लिखा, टॉवर ब्लॉक से बाहर और जकार्ता के अपराध अंडरवर्ल्ड में गैरेट इवांस की खूनी सीक्वल और भी अधिक हिंसक है, आप खुद के बावजूद रोमांचित होंगे। 59 एंटरटेनमेंट वीकली के क्रिस नशावती ने कहा, रेड 2 आपको ऐसा महसूस कराएगा कि क्रिसमस 9 महीने पहले आ गया है। कुछ एक्शन सीक्वल्स को पता नहीं होता कि कब क्या कहना है, लेकिन यहां एक ऐसा सीक्वल है जहां बहुत ज्यादा होना ही सही मात्रा है। 60 रोजरेबर्ट.com के साइमन अब्राम्स ने फिल्म की दिलचस्प कथानक के लिए प्रशंसा की। कलाकारों, विशेष रूप से उवैस को आकर्षक और संवाद को जीतकर सटीक कहा, जबकि यह भी कहा कि सीक्वल पहले से ही प्रभावशाली द रेड के बाद एक बड़ा कदम है। 61 रोजरेबर्ट.com के ग्लेन केनी ने फिल्म को 4 में से 2 स्टार दिए और लिखा, द रेड 2 में एक्शन सामग्री,
हालांकि यह संवेदनशील लोगों को अलग-थलग कर सकती है और अतिसोच वाले उच्चबुद्धि लोगों के बीच सिनेमाई शून्यवाद के अंधेरे विचारों को बुला सकती है, वास्तव में यह किसी और चीज की तरह नहीं है। 62 हॉलीवुड रिपोर्टर के डेविड रूनी ने फिल्म की सकारात्मक समीक्षा की, टिप्पणी करते हुए कहा, इवांस दर्शकों को रामा को बार-बार मारपीट सहते हुए देखकर एक सचेत संकेत देता है, जो कि एक साधारण व्यक्ति को भी खींचतान में डाल देगा, कुछ भयानक ब्लेड के घावों का तो जिक्र ही नहीं। फिर भी वह वापस आता रहता है और अधिक अंगों को तोड़ने और अधिक खोपड़ियों को कुचलने की सहनशक्ति पाता है। चलती गाड़ियों, एक सबवे कार, एक नूडल बार, गोदामों, एक पोर्न फैक्ट्री, तंग गलियारों और सबसे रोमांचक आमने सामने की झड़प, एक चमचमाती नाइट क्लब की रसोई और वाइन सेलर के अंदर होने वाली लड़ाइयाँ डायनामाइट है। 63 रोलिंग स्टोन के मुख्य आलोचक पीटर ट्रेवर्स ने लिखा, रेड 2 अपने योद्धाओं को हाई घंटे तक रोमांचकारी ढंग से नाचने देता है। नृत्य की सटीकता और को चैंपियन के पंच के साथ इवांस एक्शन को ऐसे जारी रखते हैं जैसे कोई और काम न कर रहा हो। 64 द डेली टेलीग्राफ के एम्बर विल्किंसन ने टिप्पणी की, यह अतिहिंसक हो सकता है, लेकिन इसकी क्रूरता में सुंदरता है, और लिखा, यह कहना कि एक मार्शल आर्ट फिल्म कोरियोग्राफी के मामले में कुछ नया लाती है, लड़ाई की बात लग सकती है, लेकिन गैरेट इवांस की 2011 की फिल्म की अगली कड़ी अंतहीन रूप से आविष्कारशील है। 65 टोटल फिल्म के मैट रिस्ले ने फिल्म को 5 स्टार दिए और लिखा, शानदार तरीके से फिल्माई गई, बेहतरीन गति वाली और पूरी तरह से रोमांचकारी, द रेड 2 इवांस को आज के समय में काम करने वाले सर्वश्रेष्ठ एक्शन निर्देशक के रूप में स्थापित करती है और हो सकता है कि यह अब तक की सबसे बेहतरीन एक्शन, गैंगस्टर या मार्शल आर्ट फिल्म न हो, लेकिन इन तीनों के संयोजन के रूप में यह हाल के दिनों में बेमिसाल है और बेहेम एक्शन फिल्म की दुनिया की एक आकर्षक झलक पेश करती है। क्रूर, सुंदर और शानदार, और यह भी लिखा, सिनेमैटोग्राफी और कोरियोग्राफी दोनों में दिखाई गई विशुद्ध कल्पना प्रत्येक लड़ाई को तुरंत प्रतिष्ठित बनाती है। बेदाग संपादित, प्रत्येक दर्दनाक, तनावपूर्ण स्पर्शपूर्ण लड़ाई अराजकता में बदल जाती अगर इवांस की सटीक गति नहीं होती, जो आधुनिक ब्लॉकबस्टर की बड़ी शुरुआत करने और बर्नआउट तक बस बड़ी होती जाने की प्रवृत्ति के सामने और भी अधिक ताजा करती है। 66 वर्ष के अंत की सूचियाँ। यह फिल्म कई आलोचकों की वर्ष के अंत की सूचियों में शामिल हुई। गैरेट ह्यू इवांस, जन्म 1979 या 1980, एक वेल्श फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक, संपादक और एक्शन कोरियोग्राफर है। उन्हें इंडोनेशियाई एक्शन क्राइम फिल्मों मेरेंटो 2009, द रेड 2011 और द रेड 2 2014 के लिए जाना जाता है, और इन फिल्मों के माध्यम से इंडोनेशियाई मार्शल आर्ट पेंकेक सिलाट को विश्व सिनेमा में लाने के लिए जाना जाता है। 2 उन्हें मैट फ्लेनरी के साथ स्काई अटलांटिक बटा एएमसी एक्शन क्राइम ड्रामा टेलीविजन सीरीज गैंग्स ऑफ लंदन 2020 वर्तमान के सहनिर्माण, सहलेखन, सहनिर्देशन और कार्यकारी निर्माता के लिए भी जाना जाता है, जो इसी नाम के 2006 के वीडियो गेम पर आधारित है। प्रारंभिक जीवन। इवांस का जन्म और पालन पोषण हिरवाउन, साइनोन वैली में हुआ था। 1 उन्होंने ग्लैमरगन विश्वविद्यालय, अब साउथ वेल्स विश्वविद्यालय, से पटकथा लेखन में एमए किया। 3-4 आजीविका। फुटस्टेप्स नामक एक छोटे बजट की फिल्म का निर्देशन करने के बाद इवांस को इंडोनेशियाई मार्शल आर्ट पेंकेक सिलाट के बारे में एक वृत्तचित्र के लिए एक स्वतंत्र निर्देशक के रूप में काम पर रखा गया था। 2 वह इससे मोहित हो गए और इंडोनेशियाई मार्शल कलाकार इको उवैस की खोज की, जो एक फोन कंपनी के लिए डिलीवरी मैन के रूप में काम कर रहे थे। इवांस ने उवैस को अपनी 2009 की फिल्म मेरेंटो में कास्ट किया। उद्धरण वांछित, उन्होंने एक बड़ी एक्शन फिल्म का निर्माण करने की योजना बनाई, लेकिन उत्पादन बजट को कम कर दिया और द रेड 2011 नामक एक एक्शन फिल्म बनाई। द रेड की सफलता के बाद बड़ी एक्शन फिल्म अंततः इसके सीक्वल द रेड 2 बेरंडल 2014 का आधार बन गई। 5-6 2016 के अंत में
इवांस ने अपनी अगली फिल्म एपोस्टल पर काम करना शुरू किया, जिसमें डैन स्टीवंस मुख्य भूमिका में है। यह फिल्म नेटफ्लिक्स द्वारा 12 अक्टूबर 2018 को रिलीज की गई थी। अक्टूबर 2017 में द रैप ने बताया कि इवांस ने डेथस्ट्रोक सोलो फिल्म के लिए अपना विचार पेश किया है और लेखन और निर्देशन के लिए शुरुआती बातचीत कर रहे हैं। इवांस ने जस्टिस लीग डार्क फिल्म का निर्देशन करने से भी मना कर दिया। हालांकि अप्रैल 2020 में इवांस ने कहा कि फिल्म में देरी हो गई है और वह अब इस परियोजना से सक्रिय रूप से जुड़े नहीं है। 8. व्यक्तिगत जीवन। इवांस अपनी पत्नी माया और बेटी के साथ जकार्ता में रहते थे जब तक कि परिवार 2015 में वेल्स वापस नहीं चला गया। 1-9-10 फिल्मोग्राफी। लघु फिल्म। वर्ष, शीर्षक, निदेशक, लेखक, निर्माता, संपादक उवैस कोर्नी। उच्चारण UWHKORNI। एक पेशेवर रूप से इको उवैस के रूप में जाने जाते हैं। एक इंडोनेशियाई अभिनेता, स्टंटमैन, फाइट कोरियोग्राफर और मार्शल कलाकार है। 2-3 उन्हें एक्शन फिल्मों मेरेंटो 2009, द रेड 2011, द रेड 2 2014, हेडशॉट 2016, माइल 22 2018, द नाइट कम्स फॉर अस 2018, स्टुबर 2019 और नेटफ्लिक्स सीरीज वो असैसिन्स 2019-22 में अभिनय के लिए जाना जाता है। 4-5 प्रारंभिक जीवन। इको उवैस का जन्म जकार्ता में मुस्तफ़ा और मैस्यारोह कमालुद्दीन के घर उवैस कोर्नी के रूप में हुआ था। 6-7 उनके दादा अचमत बुनावर एक सिलाट मास्टर थे और उन्होंने एक सिलाट स्कूल की स्थापना की थी। 8 उनका नाम 7वीं शताब्दी के इस्लामी व्यक्ति ओवैस अलक्रानी के नाम पर रखा गया है। 9 आजीविका। 2007 में उवैस को निर्देशक गैरेट इवांस ने खोजा था, जो उवैस के प्रशिक्षण हॉल में मार्शल आर्ट के एक रूप सिलाट के बारे में एक वृत्तचित्र फिल्मा रहे थे। उवैस के प्राकृतिक करिश्मे और शानदार कैमरा प्रेजेंस ने इवांस को उन्हें अपनी पहली मार्शल आर्ट मूवी मेरेंटो के लिए प्रमुख भूमिका के रूप में कास्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया। 10-11 गैरेट इवांस और उनकी प्रोडक्शन कंपनी के साथ 5 साल का अनुबंध करने के बाद उवैस ने इंडोनेशियाई टेलीकॉम कंपनी एशिया में ऑपरेशनल ड्राइवर के रूप में अपनी दिन की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। 12-13-14 मेरेंटो में अपने पहले अभिनय अनुभव में उवैस ने एक युवा मिनांग, पश्चिम सुमात्रा की भूमिका निभाई, जिसके कारण उन्हें मास्टर एडवेल दातुक राजो गंपो आलम से सिलाट हरिमौ बाग शैली की मिनांग शैली सीखने का मौका मिला। मेरेंटो को 6 अगस्त 2009 को इंडोनेशिया में रिलीज किया गया था। फिल्म को दक्षिण कोरिया में पुचोन इंटरनेशनल फैंटास्टिक फिल्म फेस्टिवल और ऑस्टिन, टेक्सास में फैंटास्टिक फेस्ट में अत्यधिक सकारात्मक समीक्षाओं के साथ प्रदर्शित किया गया था। 15-16-17 मेरेंटो ने एक्शन फेस्ट 2010 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। 18-19 गैरेट इवांस के साथ उवैस का दूसरा सहयोग द रेड, संयुक्त राज्य अमेरिका में द रेड रिडेम्पशन के रूप में जाना जाता है, था, जिसका फिल्मांकन मार्च 2011 के मध्य में शुरू हुआ और 2012 के मध्य में रिलीज किया गया। 20 फिल्म को आलोचकों और विभिन्न समारोहों में दर्शकों द्वारा वर्षों में सर्वश्रेष्ठ मार्शल आर्ट फिल्मों में से एक के रूप में सराहा गया है। 21 उवैस ने इवांस के साथ तीसरी फिल्म द रेड 2 पर सहयोग किया। उवैस स्टार वार्स द फोर्स अवेकेंस 2015 में भी कुछ समय के लिए दिखाई दिए, जिसमें द रेड 2 के सहकलाकार यायान रूहियन भी शामिल थे। 5-22 2016 में वह मार्शल आर्ट फिल्म हेडशॉट में दिखाई दिए, जिसे आम तौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। 23 2017 में उन्होंने टोनी जा, माइकल जे व्हाइट, टाइगर चेन और स्कॉट एडकिंस के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय मार्शल आर्ट फिल्म ट्रिपल थ्रेट को फिल्माया। यह फिल्म 2019 की शुरुआत में रिलीज हुई। 24 2018 में उवैस ने फिल्मों माइल 22 और द नाइट कम्स फॉर अस में अभिनय किया।
25-26। उसी वर्ष यह घोषणा की गई कि उवैस को नेटफ्लिक्स सीरीज वो असैसिन्स में काई जिन की मुख्य भूमिका में लिया गया था। 27। इस सीरीज का प्रीमियर 8 अगस्त 2019 को हुआ। 28। उवैस ने सीक्वल फिल्म फिस्टफुल ऑफ वेंजेंस में अपनी भूमिका दोहराई। 29। इसे मिश्रित समीक्षाओं के साथ 17 फरवरी 2022 को रिलीज किया गया। 30। 2019 में उवैस ने कुमेल नांजियानी और डेव बौतिस्ता के साथ एक्शन कॉमेडी फिल्म स्टुबर में अभिनय किया। 31। उसी वर्ष यह घोषणा की गई कि उवैस चाइनाटाउन एक्सप्रेस नामक एक फिल्म में एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे जिसे एक गिरोह की हत्या की होड़ के दौरान अपने बेटे के लापता होने के बाद अपने परिवार को बचाने के लिए न्यूयॉर्क के गैंगलैंड से लड़ना होगा। 32। उवैस को द बेलहॉप में भी अभिनय करने के लिए जोड़ा गया है, जो कि बाल्बोआ प्रोडक्शंस द्वारा विकास में पहली 5 फिल्मों में से एक है, जो 2018 में सिल्वेस्टर स्टेलोन द्वारा से स्थापित नई प्रोडक्शन कंपनी है। 33। उवैस ने स्नेक आइज में हार्ड मास्टर की भूमिका निभाई, जो जीआई जो मूवी फ्रेंचाइजी से एक स्पिन-ऑफ है। 34। 35। यह फिल्म 23 जुलाई 2021 को रिलीज हुई थी। 36। 37। 38। 39। वह अगली बार एक्शन थ्रिलर चाइनाटाउन एक्सप्रेस में अभिनय करेंगे। 40। अक्टूबर 2021 में उवैस एक स्पेंड 4 बल्स के कलाकारों में शामिल हो गए, जिसे 2023 में रिलीज किया जाना है। 41 मई 2023 में इको उवैस को फ्लाइंग लोटस द्वारा निर्देशित एक विज्ञानफाई थ्रिलर ऐश में आरोन पॉल, ईजा गोंजालेज, बेउला कोएले और केट इलियट के साथ अभिनय करने की घोषणा की गई थी। 42 व्यक्तिगत जीवन 25 जून 2012 को उवैस ने जकार्ता के होटल ग्रैंड महाकम में गायक ऑडी आइटम से शादी की। 43 दंपति की 2 बेटियां हैं, अत्रेया स्याहला पुत्री उवैस 44, 45 और अनेस्का लैला पुत्री उवैस 46। फिल्मोग्राफी पुत्रा अरिफिन स्कुनेमन, जन्म 1 मई 1987। 1, 2, जिन्हें पेशेवर रूप से अरिफिन पुत्रा के नाम से जाना जाता है, एक इंडोनेशियाई अभिनेता है। उनकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान काफी हद तक इंडोनेशियाई एक्शन फिल्म द रेड 2 बेरंडल में उनकी भूमिका के कारण है, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका और दुनिया भर के अन्य प्रमुख बाजारों में रिलीज किया गया था। उन्होंने 2009 की इंडोनेशियाई हॉरर फिल्म रूमाह दारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैकाब्रे के रूप में रिलीज में भी अभिनय किया। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा पुत्रा अरिफिन श्यूनेमैन का जन्म 1 मई 1987 को पश्चिमी जर्मनी के मेज में हुआ था। उनके जर्मन पिता एक्सल श्यूनेमैन एक माली थे जो बाद में लैंडस्केप विशेषज्ञ बन गए, जबकि उनकी इंडोनेशियाई मां जॉयस सुनंदर एक खानपान व्यवसाय चलाती थी। उनकी एक बड़ी बहन सारी है, जो स्टटगार्ट में एक ऑटोमोटिव कंपनी में काम करती है। उनके माता-पिता का 1999 में तलाक हो गया, जिसके बाद वह और उनकी मां स्थायी रूप से इंडोनेशिया में बस गए। 3, कथित तौर पर वह अभी भी अपने पिता से अलग रहता है। आरिफिन ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जकार्ता के जर्मन इंटरनेशनल स्कूल में प्राप्त की, जहां उन्होंने कई स्कूली नाटकों में भाग लिया और अभिनय में शुरुआती रुचि दिखाई, अक्सर अपने परिवार के लिए फिल्मों का पुनः अभिनय किया। उन्होंने 2006 में स्कूल से स्नातक किया और शुरू में मनोरंजन उद्योग में अपना करियर बनाने का इरादा नहीं किया। 4, उनके माता-पिता के तलाक ने उन पर भारी असर डाला और उन्हें एक शर्मीले और एकांतप्रिय बच्चे में बदल दिया, हालांकि उन्होंने अंततः अपनी बहन की मदद और समर्थन से अपने हंसमुख व्यक्तित्व को वापस पा लिया। 5, 2020 तक आरिफिन व्यवसाय प्रबंधन में स्नातक की पढ़ाई कर रहे हैं। 6, आजीविका 2000 में आरिफिन अपनी बहन के साथ एक टेलीविजन विज्ञापन शूट में शामिल हुए और उन्हें एक एक्स्ट्रा कलाकार के रूप में काम करने का प्रस्ताव मिला, जिसे उन्होंने इस अवसर पर स्वीकार कर लिया। शूटिंग के अंत में आरिफिन ने खुद को इस तथ्य से प्रेरित पाया कि वह मौजमस्ती करते हुए कुछ अतिरिक्त पॉकेट मनी कमा सकता है।
उसी वर्ष वह एक लोकप्रिय इंडोनेशियाई किशोर पत्रिका द्वारा आयोजित कवर बॉय प्रतियोगिता में फाइनलिस्ट था। आरिफिन 2003 में एमटीवी इंडोनेशिया के वीजे हंट की दौड़ में भी शामिल था। उस विशेष प्रतियोगिता में असफल होने के बावजूद आरिफिन के लिए एक चीज ने दूसरी चीज को जन्म दिया और इस तरह उनके अभिनय करियर की शुरुआत हुई। उद्धरण वांछित टेलीविजन 2000 से 2007। 2004 में राष्ट्रीय टीवी श्रृंखला किसा कासी दी सेकोला, शाब्दिक रूप से हाई स्कूल लव स्टोरी में एक हाई स्कूल के छात्र के रूप में अपनी पहली प्रमुख टेलीविजन भूमिका निभाने के बाद आरिफिन को प्रसिद्धि मिली। 7 सप्ताहांत देश के विभिन्न हिस्सों में श्रृंखला को बढ़ावा देने के लिए समर्पित थे और वह जल्द ही एक पहचानने योग्य चेहरा बन गए। उन्होंने प्रसिद्धि के इस शुरुआती प्रदर्शन को अवास्तविक और चापलूसी करने वाला लेकिन बहुत अजीब के रूप में वर्णित किया है। यह निर्णय लेते हुए कि वह इसे एक करियर के रूप में अपना सकते हैं, आरिफिन ने औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए एक उल्लेखनीय स्थानीय अभिनय स्कूल शक्ति अख्तर स्टूडियो में दाखिला लिया। उन्होंने 1.5 साल तक स्कूल, शूटिंग और अपने अभिनय कौशल को निखारने के कठोर कार्यक्रम को संभाला। फिल्म 2008 वर्तमान आरिफिन की पहली फिल्म लॉस्ट इन लव 2008 थी, जो कि किशोर रोमांस फिल्म एफिल आई एम इन लव 2003 की सीक्वल थी। लॉस्ट इन लव में उनके चरित्र को फ्रेंच, अंग्रेजी और इंडोनेशियाई में बात करना आवश्यक था, जो उनके लिए स्वाभाविक था क्योंकि उन्होंने हाई स्कूलर के रूप में इन भाषाओं में सबक लिया था। मैकाब्रे 2009 में एक मनोरोगी ठंडे खून वाले नरभक्षी एडम के रूप में उनकी पहली प्रतिपक्षी भूमिका उनके पिछले कामों में निभाए गए पात्रों से अलग थी। 8 थ्रिलर में आरिफिन के प्रदर्शन ने फिल्म देखने वालों और फिल्म समीक्षकों का ध्यान समान रूप से खींचा और उन्हें केयूएफआई फिल्म पुरस्कारों से सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता सहित कई नामांकन और पुरस्कार मिले। उद्धरण वांछित आरिफिन को एक अत्यधिक जिज्ञासु व्यक्ति माना जाता है। यह फिल्म भूमिकाओं के उनके जानबूझकर चयन में स्पष्ट है। वह विशेष रूप से ऐसी भूमिकाओं के लिए तैयार होते हैं जो उनके आराम क्षेत्र को चुनौती देती है, जैसा कि पहली बार मैकाब्रे में और बाद में द रेड 2 बेरंडल में देखा गया था। 6 बेरंडल में आरिफिन जकार्ता के सबसे कुख्यात माफिया बॉस के बेटे का चित्रण करता है जो अपनी महत्वाकांक्षाओं में डूबा हुआ है। उन्हें पहली बार 2009 में हिस्सा दिया गया था, लेकिन वित्तीय मुद्दों के कारण फिल्म का निर्माण 2012 तक देरी से हुआ। उन्होंने शारीरिक रूप से कठिन भूमिका की तैयारी के लिए 3 महीने तक गहन प्रशिक्षण लिया और फिल्म में अपने चरित्र की गहरी समझ हासिल करने के लिए विभिन्न माफिया फिल्मों को देखा। उनकी भूमिका ने उन्हें माया पुरस्कार और इंडोनेशियाई मूवी एक्टर्स अवार्ड्स के लिए 2 सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता नामांकन जीते। बेरंडल की सफलता से उत्साहित आरिफिन अब फिल्मों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। उनका अगला बड़ा प्रोजेक्ट सुपरनोवा क्षत्रिया पुत्री डान बंटंग जतुह का प्रीमियर दिसंबर 2014 में हुआ। डेवी डी लेस्टारी के इसी शीर्षक वाले बेस्टसेलिंग उपन्यास का फिल्म रूपांतरण सुपरनोवा श्रृंखला की पहली किस्त पर आधारित है। तब से आरिफिन ने कई फिल्मों में अभिनय किया है, जिनमें नेगेरी वान ऑरेंज 2015, सबतु बरसमा बापक 2016 और द प्रोफेशनल्स 2016 शामिल है। उन्होंने HBO एशिया के साथ इसकी पहली ओरिजिनल टीवी सीरीज हाफवर्ल्ड्स में भी सहयोग किया है और 2017 में आरिफिन ने सीजन 2 में बाराटा के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया। 9 यह शो एशिया प्रशांत क्षेत्र के 26 देशों में प्रसारित हुआ। ओका अंतरा जन्म न्योमन ओका विष्णुपारा अंतरा 8 जुलाई 1981 बाली मूल के एक इंडोनेशियाई अभिनेता है। उन्हें द डांसर 2011, VHS 2 2013, किलर्स 2014 और द रेड 2 2014 फिल्मों में अभिनय के लिए जाना जाता है। 3 जीवन और कैरियर ओका अंतरा का जन्म 8 जुलाई 1981 को जकार्ता में हुआ था। 4 वे बाली वंश के हैं। ओका अंतरा ने 2005 में गुए कपोक जतुह सिंटा
आई गिव अप ऑन फॉलिंग इन लव के साथ अपनी फिल्मी शुरुआत की। फिल्म के निर्देशकों में से एक थॉमस नविलिस ने उन्हें फिल्म का साउंड ट्रैक लिखने के लिए कहा। ओका अंतरा ने ऐसा किया और फिल्म के लिए सब्रिया कोनो के साथ सो स्पेशल नामक युगल गीत गाया। फिल्म की सफलता के बाद अंतरा ने अभिनय जारी रखा। 2006 में उन्होंने दुनिया मेरे का उनकी दुनिया में अभिनय किया और अगले वर्ष वे हंटू भूत में थे। 2008 में उन्होंने हनुंग ब्राह्मण्यों की एक फिल्म आयतायत सिंटा वर्सेस ऑफ लव में सैफुल का किरदार निभाया। 6 इस भूमिका के लिए उन्हें इंडोनेशियाई फिल्म फेस्टिवल में सिट्रा अवार्ड के लिए नामांकन मिला। 5 अगले वर्ष वह एक और ब्राह्मण्यों फिल्म पेरम्पुआन बरकलुंग सोरबन वुमन विद ए टर्बन में दिखाई दिए। उन्होंने स्क्रिप्ट को बहुत दिलचस्प पाया, इसे कलाकारों में शामिल होने का उनका कारण बताया। 7 इस भूमिका ने उन्हें 2009 बांडुंग फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार दिलाया। 5 उसी वर्ष उन्होंने फजर नुग्रोहो द्वारा निर्देशित क्वीन बी में एक प्रेसिडेंशियल प्रोटेक्शन स्क्वाड सदस्य की भूमिका निभाई। भूमिका के लिए उन्होंने किताबों से दस्ते की भूमिका का अध्ययन किया और एक वास्तविक जीवन के सदस्य से प्रशिक्षण लिया। 6 ओका अंतरा ने 2010 की हरी उंटुक अमांडा डेज फॉर अमांडा में अपनी भूमिका के लिए इस बार इंडोनेशियाई मूवी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता, जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अग्रणी अभिनेता के लिए सिट्रा पुरस्कार के लिए नामांकन दिलाया। 5 इसके बाद अखबार कोम्पस ने बताया कि वह फिल्म परिदृश्य लिखने के लिए अभिनय से ब्रेक ले रहे थे। 8 2011 में ओका अंतरा को निर्माता शांति हरमाइन ने इफा इस्फानस्या की फिल्म सांग पेनारी द डांसर में रासस की प्रमुख भूमिका के लिए संपर्क किया था। एक कुपोषित युवक की भूमिका की तैयारी में ओका अंतरा ने अपने भोजन का सेवन कम कर दिया। बाद में जब उन्हें एक सैनिक के रूप में रासस की भूमिका निभानी पड़ी तो उन्होंने ज्यादा खाना खाया। 5 भूमिका में उनके अभिनय के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए सिट्रा पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। हालांकि वे रूमाह तानपा जेंडेला हाउस विदाउट विंडोज के एमिर माहिरा से हार गए। 9 व्यक्तिगत जीवन 7 जुलाई 2008 को ओका अंतरा ने बाली की टीवी प्रस्तोता रारा विरितन्या से शादी की। उन्होंने बाली के करंगसेम में अपने घर पर एक निजी विवाह समारोह आयोजित किया। दंपति के 3 बच्चे हैं। 5 वह एक अभ्यासशील बाली हिंदू है और एक सहिष्णु लेकिन रूढ़िवादी बाली हिंदू परिवार से है। अपने धर्म और पारिवारिक पृष्ठभूमि के बावजूद उन्हें अक्सर इस्लामी फिल्मों और सोप ओपेरा में भूमिकाएं मिलती है। 10 11 12 इसके कारण उनके साथ एक आकस्मिक घटना हुई जहां एक अधिकारी ने गलती से उनका धर्म हिंदू के बजाय इस्लाम के रूप में दर्ज कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप धर्म परिवर्तन की अफवाह फैल गई और उनके परिवार को झटका लगा। उनके स्पष्टीकरण के बाद अफवाह दूर हो गई थी। 10 वह सिलाट और किकबॉक्सिंग के अभ्यासी है। इन खेलों में उनके कौशल ने उन्हें इंडोनेशियाई एक्शन फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं दिलाई है। 13 डिस्कोग्राफी स्टूडियो एल्बम 1 वे 2004 फिल्मोग्राफी पतली परत जूली एस्टेले गैस्नियर जन्म 4 जनवरी 1989, जिन्हें जूली एस्टेले के नाम से बेहतर जाना जाता है, एक इंडोनेशियाई अभिनेत्री और मॉडल है। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्लेशर और मार्शल आर्ट फिल्मों में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है, जैसे मैकाब्रे 2009 में लेडिया, द रेड 2014 में हैमर गर्ल और द नाइट कम्स फॉर अस 2018 में द ऑपरेटर। उन्होंने 2015 जैकी चैन एक्शन मूवी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ नई अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा जूली एस्टेले का जन्म 4 जनवरी 1989 को इंडोनेशिया के जकार्ता में एक इंडोनेशियाई मां और फ्रेंच अमेरिकी पिता के घर हुआ था। एस्टेले ने लाइसी इंटरनेशनल फ्रैंकेस डी जकार्ता से बिजनेस में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 3 आजीविका जूली एस्टेले ने
2005 की रोमांस फिल्म एलेक्जेंड्रिया में 15 साल की उम्र में डेब्यू किया, जिसमें उन्होंने 20 साल की कॉलेज की सीनियर की भूमिका निभाई। इस फिल्म में अपने अभिनय के लिए एस्टेले ने 2006 एमटीवी इंडोनेशिया अवार्ड्स मोस्ट फेवरेट राइजिंग स्टार जीता। 2006 में एस्टेले ने एक ब्लॉकबस्टर हॉरर फिल्म कुंतिलानक द चेंटिंग और 2007 और 2008 में इसके 2 स्पिन-ऑफ में अभिनय किया। 5 जुलाई 2006 के अंक के लिए प्लेबॉय मैगजीन के इंडोनेशियाई संस्करण के कवर पर उन्हें दिखाया गया था, ठीक 17 साल की उम्र में। 2010 में जूली एस्टेले ने द मो ब्रदर्स की मेगा ब्लॉकबस्टर स्लेशर फिल्म मैकाब्रे में अपनी पहली एक्शन फिल्म शैली में काम किया। 7 अगले वर्षों में जूली एस्टेले ने कई स्थानीय टीवी श्रृंखलाओं और फिल्मों में अभिनय किया। 20 साल की उम्र में जूली एस्टेले इंडोनेशिया में 7वीं सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्री थी। 8 अपने मॉडलिंग करियर के अलावा वह कई संगीत वीडियो में भी दिखाई दी। 2012 में वह गैरेट इवांस की एक्शन फिल्म द रेड 2 में शामिल हुईं। उन्हें हैमर गर्ल के रूप में लिया गया। 9 एक निर्दयी हत्यारा जो पंजे के हथौड़ों को अपने हस्ताक्षर हथियार के रूप में उपयोग करता है और सिलाट हरिमों में कुशल है। 10 इवांस उसके ऑडिशन से प्रभावित हुए और मार्शल आर्ट की पृष्ठभूमि की कमी के बावजूद उसे कास्ट किया। 11 हैमर गर्ल की भूमिका के लिए जूली एस्टेले ने फिल्म के सह कोरियोग्राफर यायन रूहियन से पेनकेक सिलाट सीखा। 12 2014 में जूली एस्टेले ने द रेड 2 के विश्व प्रीमियर के लिए सनडांस फिल्म फेस्टिवल में भाग लिया। वैरायटी के जस्टिन चांग ने लिखा कि उनका किरदार टारनटिनो प्लेबुक से सीधे बाहर निकलता हुआ लगता है, विशेष रूप से एक चरमोत्कर्ष वाले एंडगेम में जिसका लाल दीवार वाला प्रोडक्शन डिजाइन ओनली गॉड फॉरगिव्स को चैनल करता हुआ प्रतीत होता है। 14 द रेड 2 में अपने प्रदर्शन के लिए जूली एस्टेले को 2015 शंघाई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में जैकी चैन एक्शन मूवी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ नई अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। 2016 में जूली एस्टेले ने एक्शन थ्रिलर हेडशॉट के लिए इको उवैस और मो ब्रदर्स ऑफ मैकाब्रे के साथ फिर से काम किया। 15 उसी वर्ष जूली एस्टेले ने ड्रामा लेटर्स फ्रॉम प्राग में एक ऐसी महिला की भूमिका निभाई जो अपनी मृत मां की अंतिम इच्छा को पूरा करने की कोशिश कर रही थी। इस फिल्म को 89वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए इंडोनेशियाई प्रविष्टि के रूप में चुना गया था। 16 जूली एस्टेले ने टिमो तजाहंतो की 2018 की एक्शन फिल्म द नाइट कम्स फॉर अस में ऑपरेटर की भूमिका निभाई। फिल्म का प्रीमियर 22 सितंबर 2018 को फैंटास्टिक फेस्ट में हुआ। 17 और इसे नेटफ्लिक्स द्वारा वितरित किया गया। 18 फिल्म स्कूल रिजेक्ट्स के किरण फिशर ने लिखा, उनकी भूमिका एक बैकग्राउंड प्लेयर की थी, लेकिन उन्होंने निश्चित रूप से एक यादगार छाप छोड़ी और आगे यह साबित किया कि वह उनमें से सर्वश्रेष्ठ के साथ मिल सकती है और अभिनेत्री के पास ऐसी कमांडिंग स्क्रीन उपस्थिति और सहज रूप से सम्मोहक आभा है कि अगर वह सही भूमिकाएं चुनती है तो वह पश्चिम में एक घरेलू नाम बन सकती है। 19 नवंबर 2018 में जूली एस्टेले ICM पार्टनर्स में यूएस में अपनी प्रतिनिधि एजेंसी के रूप में शामिल हुई। 20 अगले महीने उन्हें अमेरिकी इंडोनेशियाई संयुक्त प्रोडक्शन एक्शन फिल्म फॉक्सट्रॉट 6 में विद्रोहियों के नेता की भूमिका निभाने के लिए चुना गया। 21 फिल्म फरवरी 2019 के अंत में रिलीज हुई थी। जकार्ता पोस्ट ने फिल्म में उनके प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए कहा, वह फिल्म की सर्वश्रेष्ठ कलाकार है क्योंकि वह फिल्म के जबरदस्ती के संवाद देने के दौरान भी शायद ही कभी अजीब लगती है और उनका किरदार भी सबसे दिलचस्प है। 22 व्यक्तिगत जीवन जूली एस्टेले 3 बहनों में से दूसरी बेटी है। उनकी बड़ी बहन कैथरीन शेरोन गैस्नियर एक टीवी होस्ट और अभिनेत्री है। 25 फरवरी 2021 को जूली एस्टेले ने मालदीव में रेसर डेविड टिजिप्टोबियांटोरो से शादी की। 23 और 20 जुलाई 2023 को उनकी पहली संतान एक बेटी हुई। दंपति ने अपनी बेटी का नाम ब्रिएल लेया टिजिप्टोबियांटोरो रखा। फिल्मोग्राफी
कंजेंग राडेन तुमेंगगंग इरवान सुसेटियो पाकुसादेवो या बेहतर रूप से टियो पाकुसादेवो के नाम से जाने जाते हैं 2 सितंबर 1963 को जकार्ता, इंडोनेशिया में पैदा हुए, जावानीज मूल के एक इंडोनेशियाई अभिनेता है। जीवन और कैरियर। टियो का जन्म 2 सितंबर 1963 को जकार्ता में हुआ था। 1. उन्होंने कम उम्र में ही कला में रुचि दिखाई। प्राथमिक विद्यालय के दौरान उन्होंने नृत्य करना शुरू कर दिया। 2. सीनियर हाई में वह स्कूल की थिएटर मंडली के साथ सक्रिय थे और 1985 में स्नातक होने के बाद टियो ने जकार्ता कला संस्थान में दाखिला लिया। दूसरी ओर उन्होंने एक मॉडल के रूप में काम किया और 1987 में उन्होंने अपनी फीचर फिल्म की शुरुआत बिलुर बिलुर पेंगेसलन, स्ट्रिप्स ऑफ रिग्रेट में रानो कर्नो के साथ अभिनय करते हुए की, जो मीरा डब्ल्यू के उपन्यास का रूपांतरण था। 3-4 1988 में टियो ने 4 भूमिकाएं निभाई। 5. जिसमें नोट सी बॉय 2, बॉयज डायरी 2 में एक भूमिका शामिल थी, जिससे उन्हें राष्ट्रीय पहचान मिली। 2. उनकी प्रसिद्धि गारिन नुग्रोहो की लव इन ए स्लाइस ऑफ ब्रेड में उनकी भूमिका के माध्यम से पुख्ता हुई। 1990, जिसने 1991 के इंडोनेशियाई फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए सिट्रा पुरस्कार जीता। 2. इसके अलावा 1991 में टियो को लागू अंटुक सेरूनी में एक विलक्षण संगीतकार के रूप में उनकी भूमिका के लिए अभिनय के लिए अपना पहला सिट्रा पुरस्कार मिला। 2. 1990 के दशक की शुरुआत में घरेलू फिल्म उद्योग को भारी गिरावट का सामना करना पड़ा और टियो ने सोप ओपेरा पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। 1993 में उन्होंने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस कलबुकु स्थापित किया, जिसने कई धारावाहिकों का निर्माण किया, जिनमें डेसी 1994, लैकॉन टिगाडुरा, स्टोरी ऑफ 3 विडवर्स 1994, अनाकनक मेंटेंग, चिल्ड्रन ऑफ मेंटेंग 1996, लेक ऑफ पेशेंस, धैर्य की झील 1996 और रेशम के पर्दे। 3 कंपनी हालांकि शुरू में अत्यधिक सफल रही, जल्द ही वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ा और बंद हो गई। टियो को नशीली दवाओं की लत का भी सामना करना पड़ा। 2 सहस्राब्दी की उनकी आखिरी फीचर फिल्म भूमिका कुलदेसाक, डेड एंड में थी, जो मीरा लेस्माना, रिजा मंटोवानी, रिरी रिजा और नान त्रिवेणी द्वारा सहनिर्देशित एक इंडी फिल्म थी। यह फिल्म 1999 में रिलीज हुई थी। 3-6 टियो ने 2004 तक फिल्म उद्योग में दोबारा प्रवेश नहीं किया, जब उन्हें हैनी सपुत्रा की फिल्म वर्जिन में शुगर डैडी के रूप में चित्रित किया गया था। उनकी अगली फिल्म भूमिका निया दीनाटा की शेयर हस्बैंड, लव फॉर शेयर 2006 में एक बहुविवाहकर्ता की थी जो अपनी 4 पत्नियों से डरता है। 2007 से टियो हर साल कम से कम 2 फिल्मों में दिखाई दिए हैं। इनमें विभिन्न प्रकार की शैलियाँ शामिल है, जिनमें हॉरर फिल्म लीजेंड ऑफ सुंडेल बोलोंग 2007, कॉमेडी क्विकी एक्सप्रेस 2007, ड्रामा सांग पेनारी, द डांसर 2011 और थ्रिलर पिंटू टेरलारंग, द फॉरबिडन डोर 2009। 5. 2010 में टियो को योग्यकार्ता सल्तनत के शाही दरबार से कांजेंग राडेन तुमेंगगंग की उपाधि दी गई थी। 2. जिससे वह अवतरित हुआ है। उस वर्ष उन्होंने दक्षिण जकार्ता के केमांग में एक अभिनय विद्यालय की भी स्थापना की, क्योंकि वे अधिकांश नए इंडोनेशियाई अभिनेताओं और अभिनेत्रियों की गुणवत्ता को खराब मानते थे। स्कूल टियो द्वारा स्वयं विकसित अभिनय की एक पद्धति सिखाता है। 1. पुरस्कार। टियो को कई फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जिसकी शुरुआत 1991 के इंडोनेशियाई फिल्म महोत्सव में लागू अंटुक सेरूनी के लिए सर्वश्रेष्ठ अग्रणी अभिनेता के सिट्रा पुरस्कार से हुई है। 2008 में उन्हें मई में उनकी भूमिका के लिए एक और सिट्रा पुरस्कार नामांकन मिला, इस बार सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए। 2009 में सर्वश्रेष्ठ अग्रणी अभिनेता की एक और जीत पहचान हुई और 2010 में टियो को डिलेमा सिंटा 2 हती के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए नामांकित किया गया। 7. 2011 टेबस और 2012 रया काह्या अतास काह्या में उन्हें सर्वश्रेष्ठ अग्रणी अभिनेता के लिए नामांकित किया गया था। 7.
इंडोनेशियाई फिल्म महोत्सव के अलावा टियो ने इंडोनेशियाई मूवी अवार्ड्स से कई गोल्डन स्क्रीन पुरस्कार जीते हैं। उन्हें पहली बार सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार 2008 में डिमास जयादिनिंग्राट की कॉमेडी क्विकी एक्सप्रेस में उनकी भूमिका के लिए मिला था। 2 साल बाद उन्होंने आइडेंटिटी में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अग्रणी अभिनेता का पुरस्कार जीता और 2011 में उन्होंने हाउ फनी दिस कंट्री के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार जीता। 3 साल के अंतराल के बाद टियो ने 2016 में बड़े पर्दे पर वापसी की। फिल्म लेटर्स फ्रॉम प्राग में एक इंडोनेशियाई राजनीतिक निर्वासन की प्रमुख भूमिका निभाई। 8 फिल्म में उनकी भूमिका के लिए उन्हें 2016 इंडोनेशियाई फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अग्रणी अभिनेता के लिए सिट्रा अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था और 2016 इंडोनेशियाई मूवी अवार्ड्स और उस्मार इस्माइल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। इस फिल्म को 89वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए इंडोनेशियाई प्रविष्टि के रूप में चुना गया था। 5 फिल्में जिनमें टियो ने अभिनय किया है, उन्हें सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के अकादमी पुरस्कार के लिए प्रस्तुत किया गया है। वे हैं लिप मेर, शेयरिंग ए हस्बैंड, हाउ फनी दिस कंट्री, द आंसर और लेटर्स फ्रॉम प्राग। व्यक्तिगत जीवन: टियो तलाकशुदा है। उनके 3 बच्चे हैं। 2 वह मार्टिन स्कोर्सेसे और फ्रांसिस फोर्ड कोपोला के काम के प्रशंसक है और उन्होंने उनकी 1983 की फिल्म द आउटसाइडर्स को अपनी पसंदीदा बताया है। 2 फिल्मोग्राफी: पतली परत, वर्ष शीर्षक भूमिकाएं रेफरी, 1987 अफसोस की लहरें एरिक, 1988 स्वीकारोक्ति बुद्धिमन, सी दोई के नोट्स अज्ञात भूमिका, रयुहेई मात्सुदा, मात्सुदा रयुहेई, जन्म 9 मई 1983, एक जापानी फिल्म और टेलीविजन अभिनेता है। मात्सुरा की सबसे प्रसिद्ध फिल्म भूमिकाओं में टैबू में युवा और वांछनीय समुराई सोजाबुरो कानो और नाना में रॉक स्टार रेन होंजो शामिल है। प्रारंभिक जीवन: मात्सुदा का जन्म 9 मई 1983 को टोक्यो में आंशिक कोरियाई वंश के जापानी अभिनेता युसाकु मात्सुदा, एक और जापानी अभिनेत्री मियुकी मात्सुदा, नी कुमागाई के घर हुआ था। उनके 2 छोटे भाई बहन हैं, एक छोटा भाई शोता मात्सुदा जो एक अभिनेता भी है और एक छोटी बहन युकी मात्सुदा जो एक गायिका है और उसके पिता की पहली शादी से एक बड़ी सौतेली बहन है। उनके पिता की 1989 में मूत्राशय के कैंसर से मृत्यु हो गई जब रयुहेई 6 साल का था। 2 उन्होंने होरिकोशी हाई स्कूल में भाग लिया जो एक जापानी हाई स्कूल है जो सेलिब्रिटी छात्रों को पूरा करता है, लेकिन स्नातक नहीं हुआ। 3 आजीविका: 15 साल की उम्र में मात्सुदा को नागिसा ओशिमा की 1999 की फिल्म टैबू में वांछनीय युवा समुराई कानो सोजाबुरो की भूमिका की पेशकश की गई थी। इस भूमिका ने उन्हें एक पूरी तरह से अज्ञात अभिनेता से एक फिल्म स्टार बनाने में मदद की, जिससे उन्हें जापानी अकादमी पुरस्कार न्यूकमर ऑफ द ईयर के साथ-साथ ब्लू रिबन, किनेमा जुनपो और योकोहामा फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार बेस्ट न्यू एक्टर के लिए मिले। उद्धरण आवश्यक: टैबू में आने के बाद से मात्सुदा ने कई तरह की भूमिकाएं निभाई है। 2001 की फिल्म ब्लू स्प्रिंग में हाई स्कूल के छात्र कुजो से लेकर 2005 की फिल्म नाना में रॉक स्टार रेन होंजो तक। फरवरी 2013 में यह पता चला कि मात्सुदा 2012 की इंडोनेशियाई फिल्म द रेड के सीक्वल में एक जापानी गैंगस्टर की भूमिका निभाएंगे जिसका नाम बेरंडल है। 4 2020 में फिल्म ए स्ट्रेंजर इन शंघाई में रयुनोसुके अकुतागावा का किरदार निभाया। इसमें शहर में एक रिपोर्टर के रूप में अकुतागावा के समय को दर्शाया गया है। 5 व्यक्तिगत जीवन: 11 जनवरी 2009 को मात्सुरा ने मॉडल और अभिनेत्री रीना ओटा से शादी की। दोनों की मुलाकात 2007 की शरद ऋतु में एक साझा मित्र के माध्यम से हुई और जल्द ही डेटिंग शुरू हो गई। 6 इस जोड़े की एक बेटी है जिसका जन्म 4 जुलाई 2009 को हुआ। 6 दिसंबर 2017 में उनका तलाक हो गया।
7. 20 अक्टूबर 2021 को मात्सुदा ने जापानी ब्रिटिश मॉडल माला मॉर्गन से शादी की, जो उनसे 14 साल छोटी है। 8-12 मार्च 2022 को दोनों ने मात्सुदा के दूसरे और मॉर्गन के पहले बच्चे, एक बेटे के जन्म का स्वागत किया। 9. फिल्मोग्राफी। फिल्में: टैबू, गोहाटो 1999, शिबितो नो कोइवाजुराई 2001, हशीरे इचिरो 2001, ब्लू स्प्रिंग 2002, कोलाज ऑफ अवर लाइफ रेनाई शशिन 2003, 17 साई 2003, 9 सोल्स एज मिचिरू 2003, 10 हचीगात्सु नो करियुशी 2003, शोवा कायो दाइजेंशु 2003, क्यूटी हनी 2004, इजो 2004, ओटाकस इन लव 2004, यशा नो इके 2004, नाना 2005, गिम्मी हेवन 2005, काजुकी कितामुरा काजुकी 17 जुलाई 1969 को ओसाका में जन्मे एक जापानी फिल्म और टेलीविजन अभिनेता है। 2. जिन्होंने 21वें योकोहामा फिल्म फेस्टिवल में मिनाजुकी, क्योहाशा और कंजेन्नारू शीकू के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार जीता और साथ ही 2014 में न्यूयॉर्क में जापान कट्स फेस्टिवल ऑफ न्यू जापानी फिल्म में उत्कृष्टता के लिए कट एबव पुरस्कार जीता। 3. 4. चयनित फिल्मोग्राफी। पतली परत, युकी नो कॉन्सेर्टो 1991, द वे टू फाइट 1996, कुबो के रूप में, तेंजेन शौजो मैन 1996, यंग ठग्स, इनोसेंट ब्लड 1997 सदा के रूप में, ओनिबी 1997, हिदेयुकी सक्टा के रूप में, मुको कुसेकी नो ओटोको, ची नो शुकाकू 1997, रोमांटिक मेनिया 1997, उजी के रूप में, द ईल 1997, जोकर 1998, हिसाओ के रूप में, एंड्रोमीडिया 1998, सदा के रूप में, कंजेन्नारू शिकू 1999, सुरा के रूप में, क्योहाशा 1999, यासुहारू निशिकावा के रूप में, कैजोकुबन बूटलेग फिल्म 1999, योजी के रूप में, ले लाइन्स 1999, रयुची के रूप में, मिनाजुकी 1999, अकीरा के रूप में, मृत या जीवित 1999, फ्रीज मी 2000, नोबोरू हिरोकावा के रूप में, हिमावारी 2000, शिंजी ससाहारा के रूप में, स्विंग मैन 2000, काजुकी किताओका के रूप में, किशिवारा शोनेन गुरेंताई, याक्यूदान 2000, रेंडन 2001, ओहसावा के रूप में, मैनहोल 2001, शिनिची योशियोका के रूप में, टर्न 2001, काकीजाकी कियोटाका के रूप में, चिनपीरा 2001, बस्तोनी द स्टिक हैंडलर्स 2002, ओन्ना कुनिशु इक्की 2002, जैम फिल्म्स 2002, खंड द मैसेंजर रिक्वीम फॉर द डेड, युरुसारेजारू मोनो 2003, अजुमी 2003, कनबे इनॉय के रूप में, 9 सोल्स 2003, तमोरी के रूप में, केनिची एंडो केनिची, जन्म 28 जून 1961, एक जापानी अभिनेता और लेखक है। उन्होंने टेलीविजन और फिल्म दोनों पर कई वृत्तचित्रों के लिए एक कथावाचक के रूप में भी काम किया है। 1, 2, वे विजिटर क्यू 2001, क्रोज जीरो 2007, क्रोज जीरो 2 2009 और द रेड 2, बेरंडल 2014 में अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं। वह अपनी याकूब भूमिकाओं के लिए भी जाने जाते हैं, जैसे जोजी याजाकी, सोशु फैमिली सिंडिकेट के प्रमुख और क्रोज जीरो 2 के मुख्य प्रतिपक्षी, और हिदेकी गोटो परिवार के प्रमुख, जापान से एक शक्तिशाली याकूब परिवार
और 2 भील मालिकों में से एक जो द रेड 2 बेरंडल में जकार्ता को नियंत्रित करते हैं। फिल्मोग्राफी। फिल्में। हिंसक पुलिस 1989, ऑल अंडर द मून 1993, स्पेलबाउंड 1999, डेड और अलाइव 2, बर्ड्स 2000, कोहेई, टोमी, रिप्ले 2000, डॉ तचीबाना, परिवार 2001, आंदोलनकारी 2001, विजिटर क्यू 2001, कियोशी यामासाकी, द गाइज फ्रॉम पैराडाइज 2001, तोशियुकी उमिनो, डेडली आउटलॉ, रेक्का 2002। तो दोस्तों इसे रिलीज़ किया गया था 21 जनवरी 2014 को और 28 मार्च 2014 को इसे यूनाइटेड स्टेट में इसका पार्ट 1 जो भी फ्लॉप रहा था, लगभग 1 से 2 मिलियन डॉलर्स का उसमें नुकसान हुआ था। और जो ये पार्ट दूसरा देखने को मिला है उसमें भी बड़ा नुकसान मेकर्स को हुआ है। टोटल इसे 4.5 मिलियन के बजट में बनाया गया था और इसके बाद बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इसका लगभग 6.5 मिलियन का था, तो ये थोड़ा प्रॉफिटेबल रहा। लेकिन जो पार्ट 1 है उसमें जो थोड़ा नुकसान रहा, लेकिन फिर भी मेकर्स द्वारा पार्ट 2 बनाया गया और अब पार्ट 3 बनाया जा रहा है, जो कि एक तरह से बेहतरीन अंदाज में हमें एक तरह से देखने को मिलने वाला है। कास्टिंग कैरेक्टर हट के देखने को मिलने वाला है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। तो यदि वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।